Hello everyone. Today we are going to start a new chapter which includes various drugs acting on the endocrine system. सबसे पहले हम उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर नॉमेनक्लेचर करेंगे, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री साथ में समझते हुए उसका मेटाबॉलिज्म भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम फिर एक एक ड्रग के बारे में उसका क्या मैकेनिज्म है, क्या यूजेस हैं वो जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड क्या है? Steroid is a biologically active organic compound that contains 4 rings arranged in a specific molecular configuration. Steroid हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें हमारे पास 4 रिंग्स फ्यूज्ड हैं और एक फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन में है। अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें, ये है हमारे पास एक स्टेरॉइडल न्यूक्लियस। इसको हम साइक्लोपेंटेनोनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये फिनेंथ्रीन जैसा न्यूक्लियस है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड्स सारे निकल चुके हैं और साथ में एक यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड है। अब जो ये स्टेरॉइडल न्यूक्लियस है, ये क्या है? 17 कार्बन एटम्स का बना है। अगर हम इनको काउंट करें, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह से हम 17 कार्बन प्रेजेंट है इसमें। और रिंग्स को हम नंबरिंग दे देते हैं A B C D। इसमें हमारे पास 3 रिंग्स जो है वो साइक्लोहेक्सेन है, A B और C, और जो D रिंग है वो एक साइक्लोपेंटेन रिंग है। चारों रिंग्स जो है हमारे पास एलिसाइक्लिक है, कोई भी रिंग एलिफेटिक नहीं है स्टेरॉइड न्यूक्लियस में। अब जो स्टेरॉइड्स हैं वो वेरी कैसे करते हैं, इनका फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है? वो इन चारों रिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इनके ऊपर क्या ग्रुप्स लगे हैं, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, दैट विल डिसाइड कि स्टेरॉइड किस तरह से काम करेगा। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से स्टेरॉइड्स का फंक्शन बदल जाता है। अब जैसे हम कोई ऐसा स्टेरॉइड ले लें जिसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है एट पोजीशन 3, और जो हमारा उस स्केलेटन को हम क्या बोलेंगे? कोलिस्टेन। कोलिस्टेन में सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की। ये हमारे पास एक कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है, इसके हमारे पास 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लग गया है और साथ में ये 17 के साथ 2 कार्बन यहाँ पे मिथाइल की फॉर्म में लगे हैं और बाकी के 7 हमारे पास इस 8 हमारे पास इस चेन में है। अब नॉमेनक्लेचर अगर देखें तो हमारे पास सिंपलेस्ट स्टेरॉइड है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोनेन या स्टेरन या साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन। अब इसमें हमारे पास सिंपलेस्ट की एग्जांपल में अगर हम कोलिस्टेन वाला एग्जांपल करें तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की एग्जांपल आएगी, जिसमें ये सारे मैंने अभी एक्सप्लेन किए, मिथाइल कहाँ लगे और साइड चेन 8 मेंबर्ड है और 3rd पोजीशन पे हाइड्रोक्सी लगा है। बेसिक न्यूक्लियस कोलिस्टेन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी। फिर आती है इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में अगर हमें इसको लिखना हो तो हम इस तरह से लिखेंगे। जो हमारे पास ऐसे ग्रुप्स जो डायरेक्टली हमारी रिंग के साथ अटैच्ड हैं लेकिन प्लेन के नीचे हैं, उनको हम अल्फा बोलेंगे। जो प्लेन के ऊपर हैं उनको हम बीटा बोलेंगे। जो प्लेन के नीचे हैं उनको हम डॉटेड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये ब्रोकन लाइंस हैं, और जो प्लेन के ऊपर हैं उनको हम ये सॉलिड लाइंस के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इनको हम डार्क करके रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस केस में हमें ये हाइड्रोजन है, जैसे इसकी हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता, तो इसको हम इस तरह से एक लाइन के इस तरीके की लाइन से डिनोट करेंगे। तो 3 तरीके हो गए। जो ये सॉलिड लाइंस हैं, इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये अबव द प्लेन है। ये जो ब्रोकन लाइंस हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन्स बिलो द प्लेन है। और इस वाले हाइड्रोजन की हमें कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है, इस वजह से ये इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है एक वेवी लाइन के साथ। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेरॉइड्स की क्लासिफिकेशन। स्टेरॉइड्स को हम किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? स्टेरॉइड्स को हम 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं कोलिस्टेन्स, फिर हमारे पास आते हैं कोलेन्स, फिर एंड्रोस्टेन्स,
और प्रेगनेंस, लास्ट में स्ट्रेन्स। हर एक में थोड़ा थोड़ा सा केमिकल कंपोजिशन का फर्क है। फॉर एग्जांपल हम कोलिस्टेन की बात कर लें तो इसमें हमारे पास जो सिंपलेस्ट न्यूक्लियस है वो ये है। ये 4 रिंग्स तो सब में ही रहने वाली हैं, चाहे वो कोई भी स्टेरॉइड हो। फर्क यहाँ आ जाता है, अगर हम कोलिस्टेन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप 13th और 10th पोजीशन पे प्रेजेंट है। साथ में ये जो साइड चेन है इसके ऊपर हमारे पास 8 कार्बन प्रेजेंट है। तो टोटल हमारे पास 17 तो ये रिंग्स वाले हो गए, 2 हमारे पास ये मिथाइल हो गए, 17, 18, 19 और 19 के बाद 8 हमारे पास ये हो गए। टोटल 27 कार्बन एटम्स का फ्रेमवर्क हमारे पास आ जाता है। इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे कोलिस्टेन और इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 तक कंप्लीट होने के बाद फिर ऊपर चलेंगे 11 12 13 14, फिर उल्टा चलेंगे 15 16 17, इस तरह से। इसमें हमारे पास सिंपलेस्ट जो कंपाउंड आता है वो है कोलेस्ट्रॉल, जिसमें सब कुछ सेम है, सिर्फ इसके 3rd पोजीशन पे, इस वाली पोजीशन पे हमारे पास एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाता है which is called cholesterol. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कोलेन्स। कोलेन्स में हमारे पास एग्जांपल आती है कोलिक एसिड की। कोलेन्स में हमारे पास टोटल 24 कार्बन एटम्स हैं, चारों रिंग्स ABCD सेम, 2 मिथाइल भी वहीं लगे हैं, पर जो साइड चेन है उसमें सिर्फ हमारे पास 4 कार्बन एटम है। इसको हम बोलते हैं कोलिन न्यूक्लियस। इसमें हमारे पास एग्जांपल है कोलिक एसिड की। कोलिक एसिड में हमारे पास इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लग गए हैं और साथ में यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लग गया है। सो ये है हमारे पास कोलिक एसिड की एग्जांपल। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंड्रोस्टेन्स। एंड्रोस्टेन में हमारे पास क्या है, 19 कार्बन है। ये हमारे पास गोनेन कोर है जिसमें चारों रिंग्स हैं और 2 मिथाइल हैं, 17 + 2 19 कार्बन। इसको बोलते हैं हम एंड्रोस्टेन। और इसमें सिंपलेस्ट हमारे पास एक एग्जांपल है टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन के केस में यहाँ पे डबल बॉन्ड O है 3rd पोजीशन पे और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे 4 और 5 के बीच में लग जाता है और 17th पोजीशन पे भी एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। फिर हमारे पास 4th क्लास आती है प्रेग्नेंस की। प्रेग्नेंस को हम 17 बीटा इथाइल एंड्रोस्टेन्स भी बोलते हैं। 17 बीटा क्यों बोला, क्योंकि इसके 17th पोजीशन पे हमारे पास इथाइल ग्रुप लगा है विच इज अबव द प्लेन। इसमें हमारे पास टोटल कितने कार्बन हो जाएंगे, 17 रिंग के, 2 मिथाइल के, 19 18 और 19 19 20 21 21 कार्बन का न्यूक्लियस हो जाएगा। इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है प्रोजेस्टेरोन की। प्रोजेस्टेरोन के केस में जो हमारा ये इथाइल ग्रुप लगा है 17th पोजीशन पे, उसमें हमारे पास एक कीटो ग्रुप आ जाता है और 3rd पोजीशन पे यहाँ पे हमारे पास एक और कीटो ग्रुप 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर हमारे पास आती है एग्जांपल एस्ट्रेन्स की। एस्ट्रेन्स हमारे पास क्या है, 18 कार्बन का एक स्टेरॉइड डेरिवेटिव। इसमें हमारे पास कोई भी साइड चेन नहीं है और मिथाइल भी एक 10th पोजीशन से निकल के सिर्फ 13th पोजीशन वाला मिथाइल प्रेजेंट है। इसको बोलेंगे हम एस्ट्रेन्स। इसमें एग्जांपल है हमारे पास एस्ट्राडायोल की। एस्ट्राडायोल में क्या हो जाता है, एक तो ये रिंग साइक्लिक हो जाती है, सॉरी एरोमेटिक हो जाती है। फर्स्ट रिंग ए जो है उसके 3rd पोजीशन पे OH लग गया है और 17 पोजीशन पे भी OH लग गया है। फिर आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन कि स्टेरॉइड्स काम कैसे करते हैं, उसके बेसिस पे हम इनको किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम इनको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और सेक्स हार्मोन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जो एड्रिनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस करती है। इसमें हमारे पास आगे 2 क्लासेस हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में हमारे पास आते हैं कॉर्टिसोल, फिर हमारे पास कॉर्टिसोन आता है, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोलोन, बीटामिथासोन, डेक्सामिथासोन आता है। कोर्टिसोल जो है हमारा एक नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, बाकी जो हमने देखे वो सारे सिंथेटिक हैं।
फिर हमारे पास आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड में सबसे कॉमन है एल्डोस्टेरोन, जो हमारा नेचुरल मिनरलोकॉर्टिकॉइड है। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करता है। फिर आते हैं हमारे पास सेक्स हार्मोन्स में सबसे पहले प्रोजेस्टेरोन्स आते हैं, फिर हमारे पास एंड्रोजन्स आते हैं और लास्ट में ईस्ट्रोजन्स आते हैं। प्रोजेस्टेरोन्स क्या करते हैं, ये हमारे साइक्लिक चेंजेस जो होती हैं खास करके फीमेल्स के अंदर, जब यूट्रस में की एंडोमेट्रियम में जो चेंजेस आती हैं और प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टेरोन को यूज किया जाता है। फिर हमारे पास आता है एंड्रोजन्स में टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, हमारे पास मेल हार्मोन है जो मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में और मेंटेन करने में हेल्प करता है। उसी तरह से ईस्ट्रोजन में एग्जांपल आती है ईस्ट्राडायोल की। ईस्ट्राडायोल क्या है, फीमेल हार्मोन है। ये क्या करता है, फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में और मेंटेन करने में कंट्रीब्यूट करता है। फिर हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म ऑफ स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जब हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं तो किस तरह से मेटाबोलाइज होते हैं। स्टेरॉइड्स के मेटाबॉलिज्म के हमारे पास दो फेजेस, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में क्या है, जो रिंग ए है, फर्स्ट रिंग जो है वो रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की इनएक्टिवेशन हो जाती है और एंड्रोजन्स की भी इनएक्टिवेशन हो जाती है। ए रिंग की रिडक्शन से हमारे पास क्या होता है, दो स्टेप्स होते हैं उसमें। सबसे पहले रिडक्शन ऑफ डेल्टा 4 डबल बॉन्ड, जो डबल बॉन्ड था उसमें उसको हमने रिड्यूस किया, उसमें सिंगल बॉन्ड आ गया, फॉलोड बाय रिडक्शन ऑफ कीटो ग्रुप। जो कीटो ग्रुप था उसको भी हमने रिड्यूस कर दिया इनटू हाइड्रोक्सी ग्रुप। अगर इसकी एग्जांपल देख के बताऊं तो ये रखो, इसमें हमारे पास दो जगह पे होनी है, ये फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन है तो इसके थर्ड पोजीशन पे कीटो लगा है और 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। हमने जब रिडक्शन करनी है ए रिंग की तो यहाँ पे भी एक OH ग्रुप लाएंगे और ये जो डबल बॉन्ड है ये निकल जाएगा। सो ए रिंग की रिडक्शन दो तरह से हुई। फिर उसके बाद क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास अल्फा 3 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी या 5 अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी मोटिव्स बनेंगे, जो कि बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं और बॉडी में से सिक्रीट हो जाते हैं। जो अल्फा 5 रिडक्शन प्रोडक्ट है उसको कैटालाइज किया जाता है यूजिंग 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। इस रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। ये जैसे हमारे पास कोई भी एक पूरा नहीं न्यूक्लियस बनाया, टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये थर्ड पोजीशन है, ये 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड है। जब हम इसकी रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पहले इसकी रिडक्शन हुई, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये हाइड्रोजन हमने इसमें ब्रोकन लाइंस शो कर रहे हैं तो इसका मतलब ये बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन अल्फा होता है तो ये फिफ्थ पोजीशन है तो 5 अल्फा। फिर इसकी फर्दर रिडक्शन हुई, ये हमारे पास OH में कन्वर्ट हो गया। अब ये OH में कन्वर्ट होगा तो ये अल्फा भी बन सकता है और बीटा भी बन सकता है। इस केस में ये बिलो द प्लेन है, ये 5 अल्फा 3 अल्फा, दोनों अल्फा अल्फा हैं। दूसरा केस ये हो सकता है कि ये OH जो है ये बीटा बन जाए, तो इस केस में 3 बीटा 5 अल्फा बन सकते हैं। ये इनके मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं। फिर हमारे पास आता है सेकंड केस, जिसमें हमारे पास ये जो H है ये अल्फा ना होके बीटा हो। अगर ये H बीटा लग जाता है तो इसकी जब रिडक्शन होगी तो हमारे पास ये फिर से अल्फा आएगा, 3 अल्फा 5 बीटा। एक जो है वो बिलो द प्लेन है, दूसरा अबव द प्लेन है। अल्फा बीटा डिनोट्स अल्फा फॉर अबव बिलो द प्लेन, बीटा फॉर अबव द प्लेन। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फेज 2 मेटाबॉलिज्म का। फेज 2 में कैसे मेटाबोलाइज होगा, इस केस में हम सल्फोनेशन और ग्लूक्यूरिनाइडेशन करते हैं। सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फोनिक एसिड ग्रुप ऐड करेंगे। ग्लूक्यूरिनाइडेशन में क्या होगा कि ग्लूकोज का कोई मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, उसकी पोलैरिटी बढ़ जाती है कंपाउंड की और सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनकी एक्सक्रीशन जल्दी हो जाती है। जैसे इसमें एग्जांपल देखें, अगर यहाँ पे हमने एक
स्टेरॉयडल न्यूक्लियस वाला कुछ कंपाउंड ले लिया, उसकी पहले सल्फोनेशन की, जब सल्फोनेशन की तो OH की जगह पे यहाँ पे हमारे पास सल्फोनिक एसिड लग गया। फिर हमने क्या किया, उसकी ग्लूक्यूरिनाइडेशन की तो वो ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया। ये दोनों मेटाबोलाइट्स जो होंगे ये इजीली एक तो वाटर में सोल्यूबलाइज कर जाएंगे, पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से इजीली किडनीज में से एक्सक्रीट हो जाएंगे। सो ये था हमारे पास स्टेरॉइड्स का नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म। अब हम नेक्स्ट करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसी ड्रग्स हैं जो हम ओरली देते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट या पिल, और बर्थ कंट्रोल में इनको यूज किया जाता है, स्पेशली फॉर वुमेन। इसमें क्या है, यूजुअली कॉम्बिनेशन देते हैं ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। इसमें अब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बहुत सारे डेरिवेटिव्स आते हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की तरह यूज किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को में चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओवुलेशन है या प्रेगनेंसी है वो नहीं होती है। ऑब्वियसली वो फिर बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। फिर इसमें हमारे पास एग्जांपल आती है मीफेप्रिस्टोन। मीफेप्रिस्टोन हमारे पास ये एक स्टेरॉयडल न्यूक्लियस है। इसका IUPAC नेम देखें अगर तो 11 पे हमारे पास क्या है, ये बीटा है अबव द प्लेन, 11 बीटा, देन 4 के ऊपर डाइमिथाइल अमाइनो फिनाइल, 17 अल्फा, ये अल्फा ग्रुप लगा है, 1 प्रोपेनाइल ईस्ट्रा, 4 डाइईन, 17 बीटा ओल, OH भी लगा है, 3 ओम, ये ईस्ट्राडायोल वाला रिंग है तो इसको ईस्ट्रा बोला हमने। फिर हमारे पास आता है मीफेप्रेस्टोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में मीफेप्रेस्टोन क्या है, एक प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट है। इसकी एक्टिविटी जो है प्रोजेस्टेरोन से बिल्कुल उलट है, और ये क्या करती है, प्रोजेस्टेरोन को उसके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होने देती और खुद जाके जुड़ जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। इसको यूज करते हैं हम MTP में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में यूज करते हैं। इसके अलावा हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने में यूज कर सकते हैं, और कशिंग सिंड्रोम्स में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग हमारे पास आती है नोर्जेस्ट्रोल। नोर्जेस्ट्रोल हमारे पास ये न्यूक्लियस है स्टेरॉयडल। इसको अगर हम नॉमेनक्लेचर करें तो 13 पे हमारे पास लगा है इथाइल, 17 पे लगा है हमारे पास इथेनाइल, और 17 पे फिर हाइड्रोक्सी भी लगा है। अब इसको हम 2 डेक हाइड्रो साइक्लोपेंटा ए फिनेंथ्रीन 3 ओन भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम सिंपली इसको पॉलिस्टीन का डेरिवेटिव लिख सकते हैं। फिर आती है हमारे पास नॉर्जेस्ट्रोल। इसमें अगर ध्यान दें नॉर्जेस्ट्रोल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप नहीं है इसलिए नॉर लगाया। फिर आता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन के साथ बाइंड कर जाता है, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है, और प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन को नहीं वहां पे बाइंड करने देने की वजह से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, और जो मेमोरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, वहां पे क्या करता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स की रिलीज को कम कर देता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, वहां पे ये कम कर देगा, और साथ में ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की सिक्रीशन को भी कम कर देगा। और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स के कम होने की वजह से ओवुलेशन नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती है। फिर इसको यूज कहाँ करते हैं, इसको इथेनाइल ईस्ट्राडायोल के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीवोनोरजेस्ट्रोल। लीवोनोरजेस्ट्रोल, और उसमें सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे हमारे पास एक बीटा ग्रुप लग गया है। इसको हम बोलेंगे 17 अल्फा इथेनाइल, 18 मिथाइल ईस्टर, 4 इन, 17 बीटा और 3 ओन। फिर इसका आता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन्स को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से ओवुलेशन इनहिबिट हो जाती है। ये उसी तरह से प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है, और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स को हाइपोथैलेमस से रिलीज नहीं होने देता या उसका रिलीज कम कर देता है। साथ के साथ ही ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को भी सप्रेस करता है, जिसकी वजह से फॉलिकल स्ट्रक्चर हो जाते हैं, एग्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं फ्रॉम ओवरीज,
और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती बिकॉज जो सर्विकल म्यूकस है वो थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से स्पर्म की मूवमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती और एंडोमेट्रियम में चेंजेस आ जाती हैं और ओवम जो है वो इम्प्लांट नहीं हो पाता। फिर आते हैं इसके यूजेस। लीवोगेस्ट्रल को हम नॉरगेस्ट्रल को हम यूज करते हैं एज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। इसके अलावा लीवोगेस्ट्रल को हम कॉम्बिनेशन में देते हैं दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के साथ और कई बार इसको रेगुलर यूज में भी दिया जाता है विद इथेनाइल एस्ट्राडायोल। सो ये हमने किए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जिसमें कुछ ड्रग्स आई मीफेप्रिस्टोन, नॉर्जेस्ट्रल, लीवोनॉर्जेस्ट्रल और इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस। साथ ही हमने एंडोक्राइन सिस्टम में जो स्टेरॉइड्स हैं उनके बारे में जाना, जैसे कि हमने पहले स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, उनका बेसिक न्यूक्लियस क्या है, नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे है, फिर उनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, जैसे कि कोलेस्ट्रॉन्स में, कोलेन्स में, एंड्रोस्टेन्स में, प्रेग्नेंस में और स्ट्रेन्स में। फिर हमने इनकी क्लासिफिकेशन की बेस्ड अपॉन फंक्शंस जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड और सेक्स हार्मोन्स आते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आएंगे। सेक्स हार्मोन्स में हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन्स, एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स आएंगे। इसमें हम आगे अभी हमने सेक्स हार्मोन्स किए, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, प्रोजेस्टेरॉन्स, एंड्रोजन्स और एस्ट्रोजन्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।